गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाकी बचे हैं, उनको हम कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे अगले कुछ सेशंस में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से, जैसे मेंडल ने प्रयोग किए, तो मेंडल ने अपनी इच्छा के अनुसार क्रॉस करके प्रयोग करके जो रिजल्ट्स निकले उसको उसने आधार बना करके कुछ नियम बना दिए। पर क्या इस तरह से मैनुअली क्रॉस इंसानों में तो नहीं किया जा सकता था, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक अपनाई गई और किस तरह से उनके डिजीजेस की इनहेरिटेंस की स्टडी की गई। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। बच्चों पिछले सेशन में आप सभी ने म्यूटेशन के बारे में जाना था कि किस तरह से डीएनए सीक्वेंस में जब बदलाव आ जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक ऐसा दूसरा फिनोमेनन है जिसमें डीएनए में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, यानी कि कुछ न कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बताया था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बताया था और ये बताया था कि जो म्यूटेशन के कारण होते हैं या कारक कह सकते हैं जिनको, फैक्टर्स, म्यूटेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो जो है म्यूटाजेन कहलाते हैं। तो जैसे बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन को इंड्यूस करता है। तो यूवी रेडिएशन क्या हो गया, म्यूटाजेन हो गया। ठीक है, आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किसमें, ह्यूमंस में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या कहती है, पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है जिसमें जो लक्षण हैं वो बहुत सारी पीढ़ियों तक, किसी एक फैमिली के जो लक्षण हैं वो बहुत सारी पीढ़ियों तक किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, ये डिसाइड करना है, किस तरह से इसको पता करना है। तो उसके लिए पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। तो ह्यूमन सोसाइटी में जो आप हमारा मानव समाज है उसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का जो विचार है वो बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा है और कुछ फैमिलीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे उसकी हेरिटेबिलिटी पर बेस्ड था, है ना। जैसे हम जनरली जानते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में हमारे परिवार में ये रोग था तो वो रोग जो है वो ट्रांसफर होते होते आ गया। जैसे कोई रोग होता है तो कहते हैं बच्चे की, पेरेंट्स कहते हैं ये इनके दादा को भी था, इनके दादा से ही इनको मिला। मतलब क्या हुआ, हेरिडिटरी वो ट्रांसफर हो गया। तो मेंडल का वर्क जो था उसकी रीडिस्कवरी के बाद ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेट्स के लिए इनहेरिटेंस पैटर्न की एनालिसिस की बात होने लगी, है ना। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, पीज पे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। तो पीज में, मटर के दानों में और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो कंट्रोल्ड क्रॉस था। मतलब उन्होंने कंट्रोल किया था क्रॉस को कि किस तरह से किसका क्रॉस किसके साथ कराया जाए, किसका क्रॉस किसके साथ कराया जाए, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट्स थे वो उनको उनके अनुसार मिले। लेकिन मनुष्यों में इस तरीके का क्रॉस संभव नहीं था, है ना। मनुष्यों में इस तरीके का क्रॉस संभव नहीं था। तो मनुष्यों में पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस के लिए फैमिली हिस्ट्री को पता करना ही इसका एक अल्टरनेटिव था। फैमिली हिस्ट्री को पता करना ही एक ऐसा विकल्प बचा जिससे किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट की वंशागति के बारे में पता किया जा सकता था। किसके बारे में पता करना था, फैमिली हिस्ट्री के बारे में। तो इस तरह से एक फैमिली में कई जनरेशंस तक ट्रेट्स के इनहेरिटेंस की एनालिसिस करना, एक फैमिली में कई जनरेशंस तक
ट्रेट्स जो होते हैं उनके इनहेरिटेंस की, ट्रेट्स की यानी कि लक्षणों के वंशागति की एनालिसिस करना, यही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो अब पेडिग्री एनालिसिस का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी फैमिली हिस्ट्री में पर्टिकुलर ट्रेट अगर कोई है और उसकी इनहेरिटेंस हो रही है तो उसका एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है कि फैमिली ट्रेट में एक पर्टिकुलर ट्रेट के पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी वाले होने वाले जो वंशागति है, इनहेरिटेंस को, उसी को दर्शाया जाता है। ठीक है, अ पर्टिकुलर ट्रेट अंडर स्टडी of pedigree analysis is represented in a family tree। इस तरह से फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और इस एनालिसिस को क्या कहते हैं बच्चों, इस एनालिसिस को ही पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस, इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट या एबनॉर्मेलिटी या कोई भी डिजीज कैन बी ट्रेस्ड, वो ट्रेस की जा सकती है। DNA is believed to be the carrier of genetic information। आप सबको पता है, ये विश्वास किया जा रहा था उस टाइम पे कि जो DNA होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है, उसका वाहक होता है, which passes unaltered from generation to generation। जो अनअल्टर्ड का मतलब बिना किसी तरीके की चेंज की जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, और उसमें म्यूटेशन क्या करता था, कभी कभार परिस्थितियों के अनुसार म्यूटेशंस ओकेजनली अल्टर द जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक डिजीजेस आर बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद दीज अल्टरेशंस ओनली। और ये माना जाता था कि जो डीएनए है वो सेम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है, अगर ओकेजनली कोई म्यूटेशन होती है उसमें तो ही उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और उसके बाद ही इस तरीके की कोई जो लक्षण होगा वो सामने आएगा। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी क्या है, पेडिग्री एनालिसिस में फैमिली ट्रेट में एक पर्टिकुलर ट्रेट के पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली वंशागति को दिखाया जाता है, वंशागति को दर्शाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स में जो पेडिग्री हिस्ट्री हुई, पेडिग्री की स्टडी हुई, ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसका उपयोग स्पेसिफिक ट्रेट की एबनॉर्मेलिटीज को या डिजीजेस के इनहेरिटेंस को पता लगाने में किया जाता है। अब ये पेडिग्री एनालिसिस, फैमिली हिस्ट्री, आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज्यादातर डॉक्टर्स फैमिली हिस्ट्री के बारे में इंस्पेक्शन करते हैं, पता करते हैं क्या आपके ददिहाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। मान लीजिए डायबिटीज की बात करी जाए तो डायबिटीज के बारे में पूछताछ करते हैं कि क्या आपके पापा की तरफ जो फैमिली है ददिहाल में कोई पेरेंटल हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज तो नहीं था, या मम्मी की तरफ पूछेंगे कि नाना नानी के फैमिली में किसी को डायबिटीज तो नहीं था। मतलब क्या वो पता करते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री को पता करते हैं किसी भी रोग को ट्रेस करने के लिए कि ये इनके अंदर माहौल से, व्यवहार से डेवलप हो रहा है या इनकी बाहरी परिस्थितियों से डेवलप हो रहा है या इनको हिस्टोरिकल मतलब इनको वंशागति के तौर पे इनको इस तरीके का डिजीज मिला है जो डोमिनेंट हो गया, ये वो पता करते हैं। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी क्या हो गई, एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रदान करती है, एक स्ट्रॉन्ग टूल देती है आपको जिसका उपयोग स्पेसिफिक ट्रेट की एबनॉर्मेलिटीज को या डिजीज के इनहेरिटेंस को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, अब किसी ऑर्गेनिज्म का हर लक्षण, प्रत्येक लक्षण, फीचर जो होता है वो क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए पर स्थित जो जीन्स होते हैं, आप सबको पता है, उसी के द्वारा कंट्रोल होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी लक्षण है तो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, डीएनए पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है, ये आप सबको पता है। और उस समय में भी जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहे थे तब भी पेडिग्री एनालिसिस के आते आते वैज्ञानिकों को ये बात पता लग चुकी थी कि डीएनए पर स्थित जो जीन्स होते हैं वही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है, ये आप सबको पता है। और डीएनए बिना किसी चेंज के या अल्टरेशन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है ना।
यदा कदा या कभी कभी ओकेजनली डीएनए में कुछ चेंज या अल्टरेशंस होते रहते हैं, है ना। वो क्यों हो जाते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल में अगर इस प्रकार के चेंजेस या अल्टरेशंस को आप क्या कहते हैं, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि उसको क्या कहते हैं, उसको म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें किसी भी जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा अल्टरेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंजेस जो हैं, चाहे वो जीन्स के हों या क्रोमोसोम्स के हों, इनहेरिटेंस की वजह से मनुष्यों में, इन चेंज के इनहेरिटेंस की वजह से मनुष्यों में अनेक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। म्यूटेशन की वजह से, चेंज की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी देखने में आए कि हाँ, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते समय जीन्स में या क्रोमोसोम में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया, तो वो म्यूटेंट जब ट्रांसफर हुआ अगली पीढ़ी में, तो अगली पीढ़ी में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम ट्रांसफर हो गई, कोई एबनॉर्मेलिटी ट्रांसफर हो गई या कोई डिजीज ट्रांसफर हो गई, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती गई। तो इस तरह से फैमिली हिस्ट्री की ट्री को पता लगा के पेडिग्री एनालिसिस के आधार पे रोग बीमारियों को पता लगाना थोड़ा सा इजी हुआ। अब इसके लिए कुछ निशान हैं, ये आपको लर्न करने होंगे। अगर किसी भी पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करी जाए तो कुछ सिंबल्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस के लिए। इसके बारे में कभी कभार क्वेश्चन भी आता है कि पेडिग्री एनालिसिस में इस तरह से बनाइए, तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, ये सिंबल्स जो हैं वो लर्न करने होंगे, ठीक है। तो अगर एक स्क्वायर का निशान आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मेल पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर का निशान आए तो वो मेल पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ओवल, इस तरह से सर्कल का निशान आ जाए, इस तरह से सर्कल का निशान है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका फीमेल पार्टनर को। तो मेल पार्टनर के लिए क्या है, स्क्वायर का निशान है, फीमेल पार्टनर के लिए राउंड सर्कल का निशान है, ठीक है। अब स्क्वायर को ही थोड़ा सा टिल्ट किया जाए, अगर स्क्वायर को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो वो सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि ऐसा सेक्स जिसका पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, उसका निशान क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड स्क्वायर, थोड़ा सा टिल्टेड स्क्वायर। और इस तरह से अगर ये सिंबल दिया जाता है, स्क्वायर और एक सर्कल और एक टिल्टेड स्क्वायर, जिसको रेड कलर में कर दिया जाए, तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के निशान हो गए। ये सिंबल जो है ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को दिखा रहा है। रेड स्क्वायर का मतलब मेल अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल। रेड सर्कल का मतलब अफेक्टेड फीमेल, और टिल्टेड स्क्वायर का मतलब अफेक्टेड ऐसा कोई पर्सन जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है ना, मेल और फीमेल के अलावा तीसरा कुछ भी। अब ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है स्क्वायर और सर्कल का, ये मीटिंग का सिंबल है ना। तो इस तरह से इसको लर्न करना होगा आपको, पहले प्रैक्टिस करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि स्क्वायर का सिंबल जो है वो क्या दिखा रहा है, सर्कल का सिंबल क्या दिखा रहा है, टिल्टेड स्क्वायर का सिंबल क्या दिखा रहा है। अगर इस तरह से निशान बना हो, इस तरह से सिंबल दिया गया हो जिसमें बीच में स्क्वायर, जिसमें बीच में इज इक्वल टू का निशान दिया गया, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, और उसके बाद इस साइड में यहाँ पे सर्कल है और बीच में इज इक्वल टू का निशान दे दिया गया, तो ये मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। ये जो निशान है मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का है। और उसके बाद अगर स्क्वायर और सर्कल है ना, इस तरह से दिया गया हो, तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, इस तरह से निशान दिया गया हो। ऊपर स्क्वायर लेफ्ट साइड में हो, सर्कल राइट साइड में हो, और नीचे सर्कल लेफ्ट में हो, स्क्वायर राइट में हो, तो ये बर्थ है लेफ्ट टू राइट। पहले मतलब इस चित्र को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरेंट्स हैं ऊपर, और पहली संतान जो थी वो थी बेटी, और उसके बाद जो दूसरी संतान हुई वो बेटा। मतलब एक मम्मी पापा और उसके एक बेटी और एक बेटा, पहले बेटी हुई फिर बेटा हुआ। तो बेटी की बर्थ पहले हुई, वो लेफ्ट साइड में डिनोट किया गया, और बेटे की बर्थ यानी बेटा छोटा है उसको राइट साइड में डिनोट कर दिया गया। तो इस तरह से आपको लर्न करना होगा कि सिंबल्स के आधार पे किस तरह से आप किसी पेडिग्री एनालिसिस का ट्री बनाएंगे,
है ना। सिंबल्स को लर्न करिए कि कौन से सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह से डायग्राम बनाना आपको सीखना होगा। आपको चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तब उसके बाद अगर इस तरीके का कोई सिंबल आता है सामने, जहां पे ये क्या है, पेरेंट्स में मेल, यानी कि ये फादर का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन है, सर्कल, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये वाला जो है ये मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जिसके पास एक बेटा है, ठीक, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड, ये इस तरह से बीच में एक आपको रेड कलर का स्क्वायर मिला। तो रेड कलर का स्क्वायर मैंने बताया था आपको कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि कोई ऐसी डिजीज पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर हुई, पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर हुई, जो जैसे एक माता पिता हैं, उनके पास एक बेटा है और उस बेटे में वो किसी डिजीज से अफेक्टेड है, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरह से शो किया जाएगा। तो इस तरह से आपको चार्ट बना के बच्चों प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह से पेरेंट्स का और मेटिंग का डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि टिल्टेड स्क्वायर में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स का ये सिंबल है। ये किसका सिंबल है, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स का सिंबल है, जिसमें 5 लिखा हो, टिल्टेड हो, बट ये कलर में रेड ना हो, है ना, कलर में रेड ना हो, नॉर्मल कलर में हो। तो पेडिग्री चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पेडिग्री चार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ऐसे देख लीजिए, इसमें क्या देखा, अगर ये ए वाला देखते हैं, आप बी वाला देखते हैं, तो चार्ट को बिना कोई लेवलिंग के क्या आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक पीढ़ी से शुरुआत की जाए अगर, तो इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि जो अफेक्टेड था वो थी फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर जो था वो अनअफेक्टेड था, ठीक है। उसके फिर इस तरह से अगली पीढ़ी में देखा जाए तो फीमेल अनअफेक्टेड है, लेकिन जो मेल है, मेल बच्चा जो है, यानी कि बेटा होगा जो उनका, क्योंकि हम इसमें ह्यूमन बींग्स के फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जो लड़की थी वो अनअफेक्टेड आई अगली पीढ़ी में, और उसी अगली पीढ़ी में जो लड़का था वो एक लड़का अफेक्टेड आया, और एक लड़का उसमें अनअफेक्टेड आया, और एक लड़की भी अनअफेक्टेड आई, फिर एक लड़की भी उसमें अफेक्टेड आई, और लड़का एक अनअफेक्टेड आया, ठीक है। इस तरह से फिर तीसरी पीढ़ी की बात हुई, और फिर उसके बाद चौथी पीढ़ी की बात हुई। तो इसमें एक माँ के अफेक्टेड होने से 1, 2, 3 2 पीढ़ियों में, एक पीढ़ियों में 2 बच्चों में अफेक्शन आ गया, उसमें 2 बच्चों में उसका असर आया, और उसके बाद तीसरी पीढ़ी अनअफेक्टेड रह गई, फिर चौथी पीढ़ी में फिर से वो जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो डोमिनेंट हो गया, और बेटी जो है वो अफेक्टेड हुई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरे चार्ट को देखें तो इसमें क्या था कि मेल अनअफेक्टेड था, यानी मेल में वो कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं था, और फीमेल में भी वो कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं था, पर कहीं ना कहीं या तो म्यूटेशन के फलस्वरूप या इसकी पहले की पीढ़ियों में कहीं ये रेसेसिव ट्रेट के रूप में रहा होगा, तो उससे ट्रांसफर हुआ अगली पीढ़ी में, फिर से ये जो कैरेक्टर था किसी भी डिजीज का या म्यूटेशन या अल्टरेशन के कारण कुछ चेंज हो गया क्रोमोसोमल, उसके कारण या डीएनए में जीन्स में कहीं कोई चेंज हुआ, उसके कारण अफेक्टेड हुआ, डिजीज आई, तो वो इस तरह से शो किया जाएगा। तो पहले आपको ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को लर्न करना होगा, और सिंबल्स को लर्न करने के बाद फिर प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह से पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट बनता है ना। फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह से पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट बनता है। तो इसमें जो आपका ए वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ट ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट एज इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। और चार्ट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। देखो ये मैंने अभी बिना ये बताए हुए आपको ये बताया था कि एक रेसेसिव ट्रेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाद में डोमिनेंट हो गया, एज इन सिकल सेल एनीमिया,
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेकंड चार्ट जो है, चार्ट नंबर बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिकल सेल एनीमिया के पेडिग्री एनालिसिस में फैमिली हिस्ट्री में किस तरह से ट्रांसफर हुआ उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो चार्ट ए है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से मेन आपका काम क्या है कि आपको इन सिंबल्स को अच्छी तरह से समझ लेना है और किस तरह से सिंबल्स को सेट करना है उस चार्ट में, उसको भी समझना होगा। फिर बना बनाया चार्ट जो है उसको आप इजीली पढ़ भी सकते हैं और अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको आप बना भी सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बने बनाए चार्ट आते हैं जिसमें आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया होता है, आपको केवल पहचानना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब पेडिग्री एनालिसिस से मैं आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी करवा दूंगी जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस से क्या होता है बच्चों? पेडिग्री एनालिसिस से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है, तो ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, दो कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। आपको अगर अच्छी तरह से पेडिग्री एनालिसिस का मतलब, पेडिग्री एनालिसिस की क्यों आवश्यकता थी और पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया हो तो उससे अगला टॉपिक है कि हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है कि एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे और दूसरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे। तो हम पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंक्लूड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे तरीके का होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। मेंडल के अनुसार उन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर पे एनालिसिस करी थी, तो कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, यानी किसी एक सिंगल जीन में अगर कोई म्यूटेशन हुआ हो, उसके फलस्वरूप कोई डिसऑर्डर आ गया हो, तो उसको आप मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखेंगे। देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इसमें जो डिजीज के या डिसऑर्डर्स का इनहेरिटेंस था, उन्होंने मेंडल के दिए गए वंशागति के नियमों को, आनुवंशिकता के नियमों को इसमें लागू हो गए। मतलब इस तरीके का जो डिसऑर्डर था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में जिनको रखा गया, उन्होंने मेंडेलियन आनुवंशिकता के नियमों को फॉलो किया और उसके बाद फिर दिखाई पड़ा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी कौन कौन हो सकता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ाते समय बहुत ब्रीफ में सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में बताया था, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? चिपटी हो जाती हैं। तो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट के रूप में सिकल सेल एनीमिया, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का एक पार्ट है। और सेक्स लिंक्ड एक रोग है हीमोफीलिया, जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। और मैंने ये भी बात करी थी कि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, क्योंकि वो हीमोफीलिया की कैरियर थी, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत हीमोफीलिक जो है पेशेंट्स आए थे। हीमोफीलिया के बारे में अगर हम बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये सिंगल जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशंस के कारण ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। ये डिसऑर्डर्स संतानों में किसके अनुसार ट्रांसमिट होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक, उसके अनुसार ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा एक परिवार में अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के इनहेरिटेंस का ऑर्डर पता करना हो तो वो ट्रेस किया जा सकता है, खोजा जा सकता है। उसके लिए कौन से टूल, स्ट्रॉन्ग टूल के बारे में हमने बात करी पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के वो है आपका हीमोफीलिया, आपका ऑटोसोमल रेसेसिव सिकल सेल एनीमिया भी इसका एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस भी इसका एग्जाम्पल है, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया भी इसका एग्जाम्पल है, थैलेसीमिया भी इसका एग्जाम्पल है और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसका एग्जाम्पल है ना। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स
दो तरीके के हो सकते हैं, वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं या वो रेसेसिव भी हो सकते हैं। वो या तो प्रभावी भी हो सकते हैं या अप्रभावी भी हो सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस से आप समझ सकते हैं कि ट्रेट डोमिनेंट है या रेसेसिव है। जैसे जो चार्ट बी में आपने सिकल सेल एनीमिया में देखा, तो उसमें आपने देखा कि ट्रेट जो था वो रेसेसिव था और अगली पीढ़ी में वो डोमिनेंट हो गया, है ना। ट्रेट जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से भी जुड़ा हो सकता है और इस तरीके की जो परिस्थिति आएगी तब उस डिजीज का नाम क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जो डिफेक्टेड कह सकते हैं, जो डिफेक्टेड या डिसऑर्डर जिस से लिंक हुआ वो कौन था, वो सेक्स क्रोमोसोम था, उससे लिंक हुआ। हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा कैसे हुआ, ट्रांसफर हो गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो अब आप ये जानते हैं कि सेक्स लिंक्ड जो रेसेसिव ट्रेट होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो कैरियर फीमेल से ही मेल प्रोजेनी को ट्रांसफर होते हैं। किससे ट्रांसफर होते हैं, वाहक माता के द्वारा अगली पीढ़ी के संतानों में उत्पन्न हुए लड़कों को ये रोग मिल जाता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पिता को ये रोग होना चाहिए। अगर माँ कैरियर है, केवल वाहक है, तो भी ये रोग मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाता है ना। इसमें जब हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया के बारे में छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया गया। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, यानी कि ये अप्रभावी सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, जिसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फ्रॉम अनअफेक्टेड फीमेल। फीमेल जो कि अनअफेक्टेड है, मतलब उस फीमेल पे अगर किसी माता पिता की बात की जाए तो ऐसी माता से ये ट्रांसफर होता है उसके बेटे में, जो माता तो अनअफेक्टेड है, मतलब माता के अंदर वो ट्रेट अप्रभावी है, मतलब वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसका बेटा है, मेल प्रोजेनी है, उसमें ये जो डिजीज है हीमोफीलिया की वो ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो वाहक माता के द्वारा उसके द्वारा उत्पन्न किए गए बेटे में ये डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। ये हीमोफीलिया का लक्षण है। फीमेल्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज। इस डिजीज की जो फीमेल्स हैं वो अफेक्टेड नहीं होती हैं इस डिजीज से, इस डिजीज को वो कैरियर बन सकती हैं, यानी कि वाहक बन सकती हैं। रोग वाहक हैं फीमेल्स, लेकिन वो खुद अफेक्टेड नहीं होती हैं, मेल प्रोजेनी को वो अफेक्टेड कर सकती हैं, ठीक है, बट रेयरली सफर फ्रॉम हीमोफीलिया। सिंस फॉर अ फीमेल टू बिकम हीमोफिलिक, अगर इस तरीके की कोई इतनी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई फीमेल भी हीमोफीलिया से ग्रसित देखी जाए, तो उसके लिए जो स्थितियां बनेंगी वो बहुत डिफरेंट होंगी। वो स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि अगर एक फीमेल टू बिकम हीमोफिलिक, उसके लिए मदर का कैरियर होना और फादर का हीमोफिलिक होना जरूरी है। अगर मदर रोग वाहक है और फादर उसका खुद हीमोफिलिक है, तो फिर जो बेटी है वो हीमोफिलिक हो सकती है, लेकिन इस तरीके की कंडीशंस का आना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरीके का मैच नहीं बनता। इन दिस डिजीज जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग में, वो अफेक्टेड हो जाती है ना। देयरफॉर इवन ए सिंपल कट रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। आपने जब रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस को पढ़ा था, तो उसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व था, वो प्रोटीन हीमोफीलिया के रोगी में वो प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो उस हीमोफीलिया के बारे में आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो मदर्स होती हैं, मतलब फीमेल पार्टनर जो होती है, वो कैरियर रोग वाहक की तरह एक्ट करती है, और मेल जो है वो मेल प्रोजेनी जो है वो अफेक्टेड इस रोग से हो जाते हैं। अधिकतर केसेस में जो बॉयज होते हैं वो ही हीमोफीलिया के रोगी पाए जाते हैं, फीमेल्स में ये रोग नहीं होगा। अगर बहुत ही वर्स्ट इस तरीके की सिचुएशन आए जहां पे माता जो हो वो रोग की वाहक हो और पिता खुद हीमोफीलिया से पीड़ित हो, तो इस तरीके की कंडीशन में फीमेल प्रोजेनी जो है उसमें ये रोग ट्रांसफर हो सकता है। ये मतलब स्पेसिफिक अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति बने तभी फीमेल जो है वो हीमोफीलिया से अफेक्टेड होगी। अदरवाइज ज्यादातर क्या होता है कि फीमेल्स जो हैं वो कैरियर हो सकती हैं, अनअफेक्टेड रहती हैं, और जो मेल प्रोजेनी होगी वो इस हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगी। ठीक है, तो आज आपने
पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं उसमें आपने हीमोफीलिया के बारे में जान लिया। अगले सेक्शन में अगली क्लासेस में हम कुछ और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जाना। मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट कि किस तरह से जब मेंडल के सिद्धांत चल रहे थे, उनके सिद्धांतों पर जब स्टडी चल रही थी तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि मैनुअल क्रॉस या अपने अनुसार जैसा वो चाहते थे उस तरह से मेंडेलियन क्रॉसेस में इस तरह से प्रयोग किए गए। ऐसे प्रयोग मनुष्यों पर संभव नहीं थे, तो इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस निकाली गई, यानी कि फैमिली हिस्ट्री पर रिसर्च करके किसी भी डिजीज का ट्रांसफर किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है उसका पता लगाया जा सकता है। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है एक स्ट्रॉन्ग टूल के रूप में साबित हुई कि किसी भी डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल हो या वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, उसका पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से कौन से पेरेंट्स से प्रोजेनी में डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसफर हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।